2-3 बार ऐसे ही इक्वेशन लिख के चेक करो, समझ में आ जाएगा. सो प्लीज राइट, विल कंटिन्यू हियर. Important points regarding reflection and transmission of the wave. So मैं जस्ट एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ. Important points regarding the reflection and transmission of the wave. अगर यहाँ से दिख रहा है, this part is a heavier string, this is lighter string. Heavier है मतलब this is m1, तो m1 is greater than m2 और mu1 is greater than mu2 और velocity will be opposite, v1 is less than v2. इसमें से कोई भी कंडीशन तुमको सेटिस्फाई होता है, that means you can find कि which one is smaller, which one is lighter string, which one is heavier string. First point, very important. Frequency does not change. Frequency does not change during the transmission of wave. Frequency does not change during the transmission of wave from one medium to another medium. From one medium to another medium. If frequency does not remain same, frequency does not remain same, then the junction point will not remain intact. Then the junction point will not remain intact. It will break. It will break. मीनिंग क्या है कि अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हुआ, ये जो जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट मतलब जहाँ से लाइटर स्ट्रिंग एंड हेवियर स्ट्रिंग अलग अलग हो रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हुआ तो जंक्शन पॉइंट तो वन स्ट्रिंग विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद सम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, द सेकेंड स्ट्रिंग विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद सम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो एक स्ट्रिंग मान लो 1 सेकेंड में 10 वाइब्रेशन कर रहा है, सेकेंड स्ट्रिंग 20 कर रहा है, तो उस पॉइंट, तो वो जो पॉइंट है वो तो पॉइंट कॉमन है, तो उस पॉइंट, अभी उस पॉइंट का वाइब्रेशन क्या होगा, उस पॉइंट का अगर वाइब्रेशन 10 का लिया, अगर 10 लिया फॉर द वन स्ट्रिंग और 20 लिया फॉर द सेकेंड स्ट्रिंग, देन दैट पॉइंट विल नॉट वाइब्रेट विद द सिंगल फ्रीक्वेंसी. उस पॉइंट को ब्रेक होना होगा. ठीक है ना, जैसे ये पॉइंट जंक्शन है, तो अगर ये इसमें फ्रीक्वेंसी 10 वाइब्रेशन पर सेकेंड, इसमें फ्रीक्वेंसी 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड है इस वाले पार्ट में, तो जंक्शन किससे करेगा, वाइब्रेट, तो जंक्शन फिर ब्रेक हो जाएगा. बिकॉज एक 20 एक 10, तो जंक्शन विल ब्रेक, जबकि जंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा. तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन कि जंक्शन का वाइब्रेशन एक ही होगा, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दोनों साइड की स्ट्रिंग में वाइब्रेशन सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो. ओके, बिकॉज 10 फ्रीक्वेंसी 20, तो दोनों में फिर तो उस पॉइंट पे देयर विल बी अ वेरी मच ऑफ डिफरेंट फोर्सेस विल बी एक्टिंग, एंड दैट विल मेक दैट पॉइंट not to vibrate in a single frequency. So that's why whenever wave going from one to second medium, the frequency does not change, because the intact point, the junction point of lighter string and the heavier string has to vibrate in the same phase, otherwise it will break. जैसे सिंपल सा जो हम लोगों ने, जो मैंने कितना बताया, अगर दो बस को एक ही साथ, अगर दो बस को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहना है, दो बस को रेस्पेक्ट में रहना है, दो बस या कार को रेस्पेक्ट, तो क्या चाहिए,
तो दोनों बस को रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, रेस्ट में रहना है, तो क्या होना चाहिए, दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अगर एक का ज़्यादा एक का कम है तो दोनों एक दूसरे के साथ रेस्ट पे नहीं रहेंगे, रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, रेस्ट पे नहीं रहेंगे। तो यहाँ भी जो जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट हैज़ टू बी इंटैक्ट। वो तभी पॉसिबल है जब जंक्शन पॉइंट का वाइब्रेशन वही हो जो एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग में है, जो सेकेंड पार्ट ऑफ स्ट्रिंग में है। And that's why frequency does not change. Otherwise, junction point will not be intact. Second point लिखो, the tension in the string must also be the same everywhere. The tension in the string when T1 must be equal to T2. एक तो क्या तुम्हारा ω1 equal to ω2. Okay. Second, T1 must be equal to T2. टेंशन दोनों स्ट्रिंग में सेम होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज द जंक्शन पॉइंट विल नॉट रिमेन स्टेशनरी। फिर स्ट्रिंग पे नेट फोर्स एक्ट होगा, स्ट्रिंग विल स्टार्ट मूविंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी भी फ्रेम में हैं तो अगेन इफ यू रिमेंबर, तो उस फ्रेम का जो, तो मतलब उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में स्ट्रिंग हमेशा रेस्ट पे ही हम लोग को लेना है। ऐसा नहीं कि उस फ्रेम में, क्योंकि अगर जिस फ्रेम में, अगर उस फ्रेम का अगर अर्थ पे है तो अर्थ का जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी स्ट्रिंग का होना चाहिए। अगर हम लोग कार में है, कार में मैंने स्ट्रिंग को टाइट किया हुआ, उसमें मैंने वेव किया जनरेट, तो जो वेलोसिटी कार का वही वेलोसिटी स्ट्रिंग का होगा। अगर स्ट्रिंग और रेफरेंस फ्रेम का वेलोसिटी अगर सेम नहीं हुआ, एंड क्योंकि टेंशन डेवलप करने के लिए यू हैव टू पुल इट, एंड पुलिंग के लिए तुमको एक एंड को किसी को पकड़ के रखना होगा। आइदर दैट एंड इज वन पर्सन स्टैंडिंग इन अ कार और दैट पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अर्थ। तो कार में तो जो वेलोसिटी का कार का होगा वही वेलोसिटी उस पर्सन का होगा, एंड द टेंशन विल बी डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग एंड देन वी कैन जनरेट द वेव। एंड वेलोसिटी ऑफ वेव, इफ यू रिमेंबर, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम, जिस फ्रेम में वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो टेंशन दोनों में सेम होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, टेंशन अगर सेम है, तो अगर टेंशन सेम है, तो अगर टेंशन अगर सेम है दोनों स्ट्रिंग में, तो फिर क्या हो जाएगा, एंड वेलोसिटी अगेन μ1 μ2 इज μ1 is greater than μ2, तो वेलोसिटी ऑफ वन हैज टू बी लेस देन सेकेंड का वेलोसिटी फर्स्ट से कम होना चाहिए। So here the heavier medium में velocity of wave will be smaller. थर्ड पॉइंट लिखो, टोटल डिस्टर्बेंस। तो सिंस यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो वेव यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे वेव ट्रांसमिट हुआ। सो ये ऐसे जा रहा था, तो वेव रिफ्लेक्ट हुआ, ये ट्रांसमिट हुआ। सो टोटल डिस्टर्बेंस, तो जंक्शन पॉइंट का हम लोग मेनली जंक्शन पॉइंट पे ही फोकस कर रहे हैं, और जंक्शन पॉइंट को मैंने ले लिया है x इज इक्वल टू 0, ये ओरिजिन लिया मैंने, ओरिजिन इज टोटली अपॉन अस, सो आई हैव टेकन जंक्शन पॉइंट एज ओरिजिन, एंड दैट हेल्प अस to do the simplified calculation, that help us to do a simplified calculation. So total disturbance on the left side of the string is the sum of, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट साइड में इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है, इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है, तो जो लेफ्ट साइड का स्ट्रिंग है उसमें जो टोटल डिस्टर्बेंस होगा दैट विल समेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। राइट साइड का सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव के कारण होगा। सो प्लीज राइट, टोटल डिस्टर्बेंस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग इज द सम ऑफ
incident wave, sum of incident wave and reflected wave by the principle of superposition. ये वेव कंटिन्यूसली आ रहा है, बिकॉज हम सिर्फ एक पल्स नहीं, हम लोग कंटिन्यूसली बहुत सारे पल्स हम लोग जनरेट करते रहते हैं, सिर्फ एक पल्स हम लोग एक वेव जनरेट नहीं करते। तो कंटिन्यूसली अगर कंटिन्यूसली वेव आ रहा है तो ये जो इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव, तो दोनों का नेट सुपरपोजिशन ही किसी लेफ्ट हैंड साइड में नेट उस पार्टिकल का नेट डिस्टर्बेंस होगा, नेट पोजिशन होगा। सो नेक्स्ट point, disturbance in the particle, the disturbance in the particle of the string of right hand side is only because of transmitted wave, only because of transmitted wave. Next point, now we are concentrating on junction. So फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने let's say मैंने again we can choose any equation. There is no point कि I should choose sin cos, we can choose any equation. Okay, so I have taken an equation here. Incident wave का equation है yi equal to ai cos ले लिया मैंने, cos because calculation ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव विल बी वाई आर विल बी ए आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स एंड ट्रांसमिटेड वेव विल बी ए ट्रांसमिटेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे ये K1, ये K1, ये K2 अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एट द जंक्शन पॉइंट, एट द जंक्शन द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग, एट जंक्शन displacement due to left side of string must be equal to the displacement due to right side of a string, must be equal to the displacement to the right side of string. That means curve at the junction must be continuous, curve at the junction must be continuous. तो देखो यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड का, सो आई हैव टेकन x इज इक्वल टू 0, दिस आई हैव टेकन ओरिजिन, सो पुट द x 0 हियर। सो y लेफ्ट साइड का पार्टिकल का मींस जंक्शन के लिए मैंने x रखा 0, तो क्या हो जाएगा, नेट y ड्यू टू इंसिडेंट वेव प्लस y ड्यू टू रिफ्लेक्टेड वेव, पुट द वैल्यूज हियर। सो दैट इज ai cos of omega t plus ar cos of omega t, एंड राइट हैंड साइड का क्या होगा, जस्ट ट्रांसमिटेड वेव है, that is at cos of omega t. So these two must be same, meaning again दोनों को सेम किया तो ai plus ar must be at, that is ai plus, तो a incident plus a reflected, amplitude of incident plus reflected must be amplitude due to transmitted wave. Okay, this is first equation. Second, just see next point लिखो, at junction, in order to make the force on a junction, in order to make the force
on the very small section at the joint, equal and opposite, then the slope of the string either side, the slopes of the string either side of the joint must be same. Meaning the shape of string must be differentiable at the junction point. कहने का मतलब ये है कि जंक्शन पे जो भी होगा, मतलब इस जंक्शन पे जो भी शेप आएगा वो पॉइंट अगेन, तो दैट विल बी, तो वो जो शेप होगा दैट मतलब उस पॉइंट का शेप का डिफरेंशिएबल होना चाहिए. डिफरेंशिएबल मीनिंग व्हाट, अगेन जिनका मैथ्स उनको समझेगा कि उस पॉइंट का स्लोप फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल स्लोप फ्रॉम द राइट हैंड साइड. अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे कर्व का शेप, अगर किसी पॉइंट पे स्लोप इक्वल, जैसे अभी तुमने ये लिया, ये तुमने लिया कर्व लिया, तो इस पॉइंट पे इसका स्लोप इक्वल नहीं है. इस पॉइंट पे इस जंक्शन मतलब यहाँ का स्लोप देखो, स्लोप यहाँ का ऐसे है, यहाँ का स्लोप ऐसे है, तो स्लोप इक्वल नहीं है. स्लोप इक्वल नहीं है तो क्या होगा, वो जो पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वो जो पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे अगर मान लो कि उस पॉइंट पे कर्व कुछ ऐसा आ गया, ये जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे शेप ऑफ कर्व इज लाइक दिस, तो यहाँ का पॉइंट मतलब यहाँ पे टेंशन इधर एक्ट होगा, यहाँ पे टेंशन एक्ट होगा इधर, जबकि क्या चाहिए, वो पॉइंट पे नेट फोर्स हैज टू बी जीरो बिकॉज टेंशन इन द बोथ इज सेम. तो उस पॉइंट पे द कर्व हैज टू बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. दिस इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल. इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे फोर्स इधर एक्ट होगा, यहाँ पे फोर्स होगा एक्ट इधर, तो नेट फोर्स हैज टू बी जीरो. ये द नेट फोर्स ऑफ दैट पॉइंट हैज टू बी जीरो. दैट इज कॉल्ड, इट शुड बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. मतलब कर्व ऑफ द नेट कर्व, मतलब द रिजल्टेंट शेप ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी इन सच अ वे कि दैट शुड बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वहाँ पे दोनों साइड मतलब उस पॉइंट पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे वो अलग अलग हो जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे फिर तुम्हारा क्या होगा, ये पार्टिकल पे नेट फोर्स आ जाएगा, वो पार्टिकल टूट के निकल जाएगा. सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि तो फोर्स वेरी स्मॉल सेक्शन पे फोर्स टू हैव अ इक्वल एंड अपोजिट, टेंशन सेम है तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने के लिए द कर्व हैज टू बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. तो उससे फिर सेकेंड कंडीशन तुमको क्या आ जाएगा, so from there the second condition will be इसको so dy left by dx at x is equal to 0 should be equal to dy right by dx at x is equal to 0. लेफ्ट कौन सा है, ये है पूरा dy by dx. हाँ, तो पहले तो इसको this plus this, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर पुट करो 0, तो वो रखोगे क्या हो जाएगा, ai माइनस k1 प्लस AR plus K1 that must be equal to AT minus K2. तो यहाँ से तुमने अगर यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से K1 AR और लेट्स से माइनस साइन दोनों से ले लिए तो माइनस AI माइनस AR दैट मस्ट बी इक्वल टू AT K2, और यहाँ से तुम्हारा एक वैल्यू आ गया है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, सॉल्व करो तो यू विल गेट एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव बाय एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव दैट इज K1 minus K2 by K1 plus K2. K1 K2 are the wave number of the string and amplitude AI by A transmitted by A incident means amplitude of transmitted wave to incident wave that is given by 2
k1 by k1 plus k2. Just see, दिस इज अ फाइनल इक्वेशन वी आर, एंड यहीं से फिर हम मैथमेटिकली प्रूव कर पाते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा. जस्ट सी ही है, तो ये लिख लेना, ठीक है. इसमें केस वन लिया हम लोगों ने. केस वन मीनिंग m2 is greater than m1, मतलब रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम हेवियर बाउंड्री, मीन्स mu2 is greater than mu1, v2 is less than v1, and if you just recall velocity is equal to omega by k, so वहाँ से क्या जाएगा, k1 k2 is greater than k1 हो जाएगा ये. just see, k2 is greater than k1, so k2 is greater than k1. अभी ये वैल्यू इसमें रखो तो ये दिस विल कम नेगेटिव, तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड नेगेटिव ऑफ, so k1 minus k2 will come negative, k1 plus k2 is 8, so reflected this will be negative, means reflected wave का amplitude negative of incident wave हो जाएगा. ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड सेम एज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव. केस टू ले लो, अगर m1 is greater than m2, ये अपना 1 है, ये अपना 1, ये 2 है, so that is means reflection is taking place from the lighter boundary, so mu1 is greater than mu2, so v1 is mu1, so v1 is less than v2, and from this equation k1 will be greater than k2, so here reflected wave, so k1 minus k2 by k1 plus k2 incident, so this value is positive, so reflected wave will have a same amplitude as of a incident wave. okay, एक केस अब लोग और ले लेते हैं, that is, अगर let's say इसी का केस, ये जो केस 1 है इसी का सब केस ले लो, केस 1 if let's say m2 is much greater than m1, m2 is much greater than m1, मतलब जो अपना रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ क्लोज्ड एंड, मतलब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन अपना इससे आया फ्रॉम द वॉल से. ओके, जो उन्होंने सेकेंड केस किया था, तो उस केस में क्या जाएगा, तो a r इज इक्वल टू अगेन, तो दिस इज मच ग्रेटर, तो यहाँ से तुमको क्या जाएगा, k2 विल बी मच ग्रेटर देन k1, तो यहाँ से हम लोग यही लेके आ जाएंगे हम लोग, तो a रिफ्लेक्टेड विल बी, सो इट विल बी माइनस ऑफ a इंसिडेंट. देखो यहाँ पे k2 इज मच ग्रेटर देन k1, तो दिस वे विल नेगलेक्ट, दिस इज इक्वल. केस उसी का ले लो सब केस कि इफ m2 इज मच लेस देन m1, तो वहाँ से रिफ्लेक्टेड वेव विल बी सेम एज इंसिडेंट वेव, जो अपना ओपन एंड से था, ओके. दिस इज द प्रूफ, दिस इज जस्ट फॉर एडवांस, अगेन रिपीटिंग, दिस वाज फॉर एडवांस. देयर एट द इनिशियली जिनको नहीं देखना है मत देखो, नहीं समझा है लीव इट, एडवांस वाले को देखना है. ओके, इसको हम लोग वेलोसिटी के भी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना. यहाँ पे आ जाएगा v2 माइनस v1 प्लस v2, ये हो जाएगा v2. ठीक है, क्वेश्चन लिख लो. एक क्वेश्चन है, a harmonic wave is traveling on a string 1, a harmonic wave is traveling on a string 1 at a junction with string 2. It is partially reflected and partially transmitted. The linear mass density of the second string is 4 times that of first string. And
that the boundary between two string is at x is equal to 0. If the expression of the incident wave they have given, okay, if the expression of the incident wave is y incident is given ai cos of k1x minus omega 1t. What are the expression for the transmitted and reflected wave in terms of ai k1 omega 1? Okay, so try, and we'll meet in the next class. Thank you. Okay, just इसमें मैं आंसर दे देता हूँ, ये तुम लोग फिर ये हो गए. So transmitted wave का इक्वेशन है 2/3 ai cos of 2k1 x minus omega 1t, and reflected wave है ai/3 cos of k1x plus omega 1t plus pi. So, thank you.